नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का जो हमारे सामने बैठे हैं और जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की क्लास है और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आईपीसी 1860। तो आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध, यद्यपि थोड़ा छोटा अपराध है, सज़ा बहुत इसमें कम है, वो बताने जा रहे हैं। तो वो हमारा अपराध कौन सा है? रिश्ती, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मिसचीफ। इंग्लिश में बोलेंगे तो मिसचीफ। तो रिश्ती सुन करके हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन रिश्ती का मतलब होता है, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो नुकसान। रिश्ती का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका नुकसान। तो रिश्ती संबंधी प्रावधान हमारी आईपीसी 1860 में धारा 425 से लेकर के 440 तक में किए गए हैं। लेकिन ये सभी धाराएं इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसमें दो धाराएं केवल इम्पोर्टेंट हैं आपकी। धारा 425 जो रिश्ती के अपराध को परिभाषित करती है, और धारा 426 सेक्शन 426 जो रिश्ती के लिए जो है वो दंड का प्रावधान करती है। चलिए हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रिश्ती। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो उसको भी आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं धारा 425। तो 425 में जो है वो रिश्ती की परिभाषा दी गई है, माने रिश्ती अपराध क्या है, इसकी परिभाषा जो है वो कहाँ दी गई? 425 में। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि रिश्ती को जो है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो किस धारा में परिभाषित किया गया है? 425 में, है ना। तो दो चार बार आप याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको धारा 425 इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास रुक जाएगी। चलिए हम चलते हैं। तो रिश्ती की हमने परिभाषा ले रखी है। तो जो कोई, यहाँ पे जो कोई कौन है? ये आपका जो है वो अभियुक्त है ना। जो कोई इस आशय से, है ना, उसका एक इंटेंशन होता है। तो इस आशय से, क्या आशय उसका? या यह संभाव जानते हुए, या तो सीधे सीधे इंटेंशन होता है, या वो जो है संभाव जानता है कि इससे जो है वो सामने वाले को नुकसान होगा, है ना। जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को या लोग को, लोग मतलब होता है आम पब्लिक, है ना। व्यक्ति विशेष माने कोई व्यक्ति विशेष है, उसको नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन होता है, या किसी व्यक्ति विशेष को ना होकर के एक सामूहिक जनता को, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लोग बोल सकते हैं, पब्लिक बोल सकते हैं। तो लोग को सदोष हानि या नुकसान कारित। तो सदोष का मतलब होता है यहाँ पे, सदोष हानि या नुकसान का मतलब होता है कि दोषपूर्ण ढंग से माने जो भी हानि पहुँचाई है वो जो है वो गलत है, कानूनी दृष्टि से जो है वो हानि जो है वो गलत है। तो उसको बोलते हैं सदोष हानि या नुकसान। कारित करे, है ना। क्या करता है वो? किसी संपत्ति का, है ना, किसी संपत्ति का करता है नाश कर देता है। नाश समझ रहे होंगे आपने, है ना। उसको नष्ट करना मतलब नाश करना, है ना। तो किसी संपत्ति को जो है वो नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। या दूसरा विकल्प है किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में, किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली माने ऐसा कोई परिवर्तन कर दे, ऐसी कोई तब्दीली कारित करता है जिसका प्रभाव क्या होता है? जिससे जो है वो उस संपत्ति का जो है वो मूल या उपयोगिता जो है वो क्या होती है? या तो नष्ट हो जाती है, या जो है वो कम हो जाती है। या तो नष्ट हो जाती है, या जो है वो कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, माने उस संपत्ति पर जो है वो क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्ति, है ना, जो अभियुक्त है, वो कौन सा अपराध करता है? वो रिश्ती का अपराध करता है, रिश्ती का अपराध करता है। तो अगर हम इसको अपने शब्दों में कहें, सिंपल में कहें, तो इसमें अपराधी का क्या इंटेंशन होता है कि दूसरे व्यक्ति को जो है ना, किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो कोई नुकसान या हानि जो है उसको पहुंचाई जाए, और इस उद्देश्य से वो कोई संपत्ति में जो है वो या तो उसको नष्ट कर देता है, या उसकी ऐसी स्थिति उसकी परिवर्तित कर देता है जिससे उसका मूल्य कम हो जाता है, या उसकी उपयोगिता जो है वो कम हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? रिश्ती। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि कोई हम जो है वो इंटेंशन पूर्वक से नुकसान पहुंचाने के आशय से यदि आपकी संपत्ति को हम जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो निसंदेह रूप से ये एक अपराध है। और वो कौन सा अपराध है आपका? वो आपका अपराध है रिश्ती, मिसचीफ, है ना। रिश्ती, मिसचीफ। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है। तो इसमें एक चीज़ हमको जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वो इंटेंशन कैसा होता है, किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने का इंटेंशन हो सकता है,
या किसी व्यक्ति विशेष को हानि न पहुंचा करके जो है वो किसी लोग पब्लिक को हानि पहुंचाने का उद्देश्य हो सकता है। मान लीजिए हम किसी सड़क को खोद दें, है ना, हम किसी सड़क को खोद दें तो किसी व्यक्ति विशेष को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि जो भी यहाँ से निकलेगा, गिरेगा, इसमें टूटेगा फूटेगा वो, है ना, और जो भी संपत्ति साथ में लिए रहेगा वो भी उसकी नष्ट हो जाएगी। या वो कार से आए तो कार गिर जाएगी उसकी, तो कार टूट जाएगी। कार क्या उसकी संपत्ति है। तो इसमें जो है वो या तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन होता है या आम पब्लिक को पहुंचाने का इंटेंशन हो सकता है। चलिए, तो और ये करता क्या है, तो किसी संपत्ति को नाश करता है या उसकी संपत्ति या उसकी स्थिति में ऐसा परिवर्तन कारित करता है जिससे उसकी उपयोगिता कम या नष्ट हो जाती है, या उस संपत्ति पर उसके इस कार्य का जो है वो क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका रिश्ती का अपराध बनता है। बड़ा सिंपल अपराध है। इसको अपने शब्दों में भी आप सिविल जजमेंट्स वगैरह जो लिखते हैं आप लोग, उसमें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि इसके जो मूल तथ्य हैं, उसके सार तथ्य हैं, वो आपसे छूटने ना पाए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक निर्णय है आपका, उसमें मात्र उपेक्षा रिश्ती नहीं है। जैसे मात्र हमारी उपेक्षा के कारण से यदि किसी को नुकसान पहुंच जाता है तो ये रिश्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारा जो है वो इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन सामने वाले को संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का हमारा इंटेंशन नहीं है। उपेक्षा से उसको क्षति हो गई। लेकिन यदि हमारा इंटेंशन है और उसके बाद हम उपेक्षा रहते हुए हम किसी को क्षति पहुंच जाती है हमारी उपेक्षा से, तो फिर वो छल का वो आपका जो है वो रिश्ती का अपराध होगा वो, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें संपत्ति किस तरह की हो सकती है। जैसे हमने शुरू से हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे चोरी में क्या होती है संपत्ति, चोरी में चोरी में की संपत्ति क्या होती थी, चल या चल, तो केवल चल है। आपका उद्यापन में केवल चल संपत्ति है ना। तो बहुत कम अपराधों में जो है चल संपत्ति है, जैसे चोरी और उद्यापन। बाकी हम देखते हैं कि लगभग ज़्यादातर अपराधों में जो है वो संपत्ति दोनों प्रकार की हो सकती है, चल हो सकती है या अचल हो सकती है। तो यहाँ पे संपत्ति कौन सी हो सकती है, तो चल अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है ना, मतलब चल या अचल दोनों संपत्ति हो सकती है। इसको हम बोलेंगे तो जंगम और स्थावर। क्या बोलेंगे हम, जंगम और स्थावर। अब एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में भी आता है और आपका प्री में भी क्वेश्चन आया है इससे, इस टॉपिक से, तो वो क्या है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को नष्ट करके रिश्ती का अपराध कर सकता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, बेशक अपनी संपत्ति को कम करके जो है वो रिश्ती का अपराध कर सकता है। जैसे क्या है इसका, हाँ कर सकता है। क्या होगा आंसर इसका, हाँ कर सकता है। और धारा 425 का दृष्टांत यदि हम छा दृष्टांत देखते हैं तो छा में इस तरह दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त जो है वो अपनी संपत्ति को ही नष्ट करके रिश्ती का अपराध कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए इस दृष्टांत को हमने अपने शब्दों में लिख रखा है। जैसे कि एक घोड़ा है ना, जो अभियुक्त और उसके दोस्त की संयुक्त संपत्ति है। माने अभियुक्त और उसके दोस्त ने मिल करके जो है वो एक घोड़ा खरीदा है, चलो हम सैर करने जाएंगे, है ना। कभी ये दोस्त चलाता है घोड़े को, साथ में रहता है, कभी अभियुक्त रहता है। यहाँ पे अभियुक्त क्या करता है कि अपने दोस्त को जो है वो रिश्ती करने के लिए, उसको संपत्ति मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए, उसको दोषपूर्ण नुकसान पहुँचाने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, घोड़े को जो है वो गोली मार देता है। क्या करता है, घोड़े को गोली मार देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, घोड़ा मर गया तो नुकसान किसका हुआ, दोनों का हुआ। लेकिन सामने वाले नुकसान हुआ ना, दोस्त का भी नुकसान हुआ भाई। 50% तो नुकसान किसका हुआ, दोस्त को हुआ। तो इस प्रकार से दोस्त को जो है वो नुकसान हुआ। माने एक प्रकार से अभियुक्त ने जो है वो अपनी संपत्ति, क्योंकि घोड़ा में उसका भी शेयर था, 50% जो है वो शेयर किसका था, अभियुक्त का था। तो अपनी संपत्ति को नष्ट करके उसने जो है सामने वाले के संबंध को नुकसान पहुँचाया, अर्थात उसने रिश्ती की। तो इसका आंसर क्या है कि हाँ, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके रिश्ती का अपराध जो है वो किया जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि सदोष हानि पहुंचाने के आशय से क्या करता है, दूसरे के घर में बर्फ़ डाल देता है। ये हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो धारा 425 में कुछ एग्जाम्पल दृष्टांत दिए गए हैं। तो उन दृष्टांतों को हम पूरा तो नहीं बता सकते लिमिट समय में। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो उन कॉन्सेप्ट के आधार पर एक दो बार उन दृष्टांतों को देख लें, क्योंकि वो देखा गया है कि वो दृष्टांत जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो सदोष हानि पहुंचाने के आशय से दूसरे के बर्फ़ के घर में पानी डाल देना, है ना। मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाने के करते हैं। अभियुक्त क्या करता है, दूसरे का जो बर्फ़ का घर है
उसमें जो है वो पानी डाल देता है, और बर्फ़ में पानी पड़ेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल जाएगी, घर जो है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। फिर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि सदोष हानि पहुंचाने के आशय से दूसरे की अंगूठी नदी में फेंक देना, है ना। तो किसी दूसरे व्यक्ति की अंगूठी जो है वो क्या करता है, नदी में फेंक देता है, नदी में जो है वो फेंक देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अभियुक्त कौन सा अपराध करता है, अभियुक्त जो है वो रिष्टि का अपराध करता है। फिर हम आगे चलते हैं तो अभियुक्त अपने घर का बीमा कराता है ना। ये अपनी संपत्ति को नष्ट करके रिष्टि का अपराध कारित करने का एग्जाम्पल ये भी है। जैसे अभियुक्त ने क्या किया, अपने घर का जो है वो बीमा करवाया, और फिर बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाने के आशय से है क्या करता है, उस घर में, अपनी घर में क्या करता है, वो आग लगा देता है। इस तरह घर नष्ट हो जाता है, और घर नष्ट होने का मतलब बीमा किया है उसका, तो बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी, तो उसको क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो ये जो है वो छल है, वो आपका रिष्टि करता है। इसमें क्या करता है, अभियुक्त जो है वो रिष्टि करता हो, अपनी संपत्ति को, ये वाला एग्जाम्पल मिल रहा है आपको, है ना, अपनी संपत्ति को नष्ट करके वो रिष्टि करता है। फिर हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं रिष्टि के प्रयत्न की। तो हमने धारा 425 से 440 तक देखा, लेकिन कहीं पे भी रिष्टि का जो है प्रयत्न दंडनीय नहीं है। रिष्टि का तो दंड है किस धारा में है, 426 में है, लेकिन रिष्टि के प्रयत्न का दंड नहीं है। तो हमने बताया था आप सभी लोगों को, कई क्लास में बता चुका हूँ कि अगर किसी अपराध का प्रयत्न जो है वो अगर नहीं है, अलग से दंडनीय नहीं है, तो फिर प्रयत्न तो दंडनीय है, ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, वो कहाँ जाएगा, धारा 511 में जाएगा। तो रिष्टि के प्रयत्न का आपका जो दंड कहाँ पे है, धारा 511 में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे धारा 426 की। तो 426 एग्जाम में पूछी जा सकती है आपकी, ये क्या करती है, रिष्टि का दंड, ये क्या प्रावधान करती है, रिष्टि का दंड संबंधी प्रावधान करती है ये। और दंड क्या है, बहुत छोटा दंड है ना, चोरी की तरह नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे थे बच्चे तो बोले चोरी की तरह, तो चोरी की तरह कह सकते हैं अपन, मतलब अंतर क्या है सिर्फ कि चोरी में साल है और इसमें मास है, चोरी में साल है, इसमें मास है। तो 3 मास का जो है कारावास, और कारावास जो है या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों। तो इसकी सज़ा पूछी गई एग्जाम में, है ना, कि रिष्टि का दंड कितना हो सकता है ना, 3 मास, 2 मास, 3 वर्ष, 1 वर्ष, तो कितना है आपका, 3 मास है। फिर हम आगे चलते हैं तो जैसे हमने बताया कि धारा 427 से 440 तक में रिष्टि के जो विभिन्न रूप दिए गए हैं, लेकिन दिखाया गया कि यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं हैं, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं आपको इसे चाहता हूँ कि आप एक बार इनको जो है वो देख लें। तो चलिए, मेरा ये छोटा सा टॉपिक था रिष्टि को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया आज। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप हमको जो है वो मैसेज के द्वारा बताएं। और यदि आपको इस तरह से ऑनलाइन अगर ला पढ़ना है तो जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, है ना, ज़रूरी नहीं कि हर क्लास का वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो अभी तो फ़िलहाल बना रहा हूँ। आईपीसी की आपकी जो है 14वीं क्लास है ये, तो इसको भी आप देख सकते हैं, या हमारे आप डायरेक्ट क्लास में आना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।